भाई अपना संडे तो काफी बढ़िया जा रहा है। मतलब सुबह आराम से उठो, आराम से फ्रॉम का एपिसोड देखो, दिन भर ब्रेक डाउन करो, रात भर थ्योरीज बनाओ एंड वापस से खा पी के सो जाओ। तो हाँ, अपने फ्रॉम के सीजन 4 का एपिसोड 2 आ चुका है एंड एज यूजुअल इसकी एंडिंग हमको वापस सोचने पे मजबूर कर देती है। बट ये वाला एपिसोड भले ही अपने स्टोरी वाइज बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन इसमें ऐसी काफी सारी चीजें कनेक्ट होती हैं जो हमारे प्रीवियस सीजन से कनेक्ट होती हैं। लाइक सही में अपनी जूली की स्टोरी वॉकिंग तो अलग है, बट अब मैं सोचने लग गया हूँ कि प्रोबेबली फ्रॉम के मेकर्स ने ऑलरेडी कहानी लिख के खत्म कर रखी है, क्योंकि तभी तो वो इतने भयंकर लेवल पे फोर शेडोइंग दिखा पा रहे थे। एंड वो सारी चीजें कैसे हैं, वीडियो में बने रहो, तुमको काफी मजा आने वाला है। तो देखो, अपने एपिसोड 2 की शुरुआत ही होती है अपने प्रीवियस एपिसोड की एंडिंग से, यानी कि अपनी जो सोफी है वो अपने बाप को मार चुकी है। एंड यहाँ पे हम अपने केनी को देखते हैं जो अभी सो के उठा था। आई मीन काइंड ऑफ उसको लकी बोल लो, क्योंकि भाई गलती से भी अगर दरवाजा खुला रह जाता एंड अगर वो सोता रहता, ही विल मीट द सेम फेट एज हिज फादर। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉल बैक जो कि अपने इस पूरे एपिसोड में हमको देखने को मिला। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, गलती से भी अगर केनी यहाँ पे सोता रह जाता, उसकी डेथ सेम अपने फादर जैसी होती। क्योंकि याद करो, सीजन 1 में जब अपनी सारा ने गेट खुला छोड़ दिया था, उसका बाप भी सो ही रहा था। हाँ, डेफिनेटली उसके फादर एक बीमारी से सफर कर रहे थे, बट स्टिल ही वाज स्लीपिंग एंड वो अपनी नींद में ही मारे गए थे। एंड प्रोबेबली अगर यहाँ केनी सो रहा होता भाई, सेम तरीके से मारा जाता। सो यप, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। ईदर वेज यहाँ पे अपनी केनी की नींद खुलती है एंड हम देखते हैं कि सोफी वहां पे बाहर खड़ी हुई थी। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। आई मीन हमारे लिए तो सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही वो मैन येलो है, लेकिन ये चीज केनी के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग रहनी चाहिए थी, जो कि आई डोंट नो क्यों नहीं थी। ईदर वेज वो वहां पे खड़ी हुई थी, रो रही थी एंड केनी उसको कंसोल करके अंदर ले जाता है। एंड हम तभी देखते हैं कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स वापस आने लग गए थे। ऑल्दो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि सोफी यहाँ पे जान के बाहर खड़ी हुई थी, बिकॉज मे बी समहाउ शी वांटेड केनी टू गेट किल्ड, या फिर समहाउ शी हैड सम अदर प्लान्स। ईदर वेज यहाँ पे सोफी जब अंदर जाती है, वो बताती है कि भाई मेरे पापा मर चुके हैं एंड मुझसे अब ये चीज़ नहीं झेली जा रही है, जिसको लेके केनी उसको कंसोल करता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो अपनी सोफी थी, उसका चेहरा देख के पता चल गया था कि भाई मैं तो हरामीपना करने वाली हूँ। खैर, इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं बॉयड और एल्जिन पे। यहाँ पे हमको काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, क्योंकि जितने सिंपल तरीके से बॉयड ने यहाँ पे ये पूरी बात कह दी कि देख एल्जिन, अगर तूने ये सारी चीजें बाहर बता दी तो डेफिनेटली ये हम सबको टीयर अपार्ट कर देगी, यानी डिवाइड कर देगी। बट ये चीज ना अपने आप में काफी ज्यादा गहरी है, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, जब अपने सीजन 1 में पूरे सैरा वाला खुलासा हुआ था कि उसी की वजह से केनी के बाप और काफी सारे टाउन के लोग मारे गए हैं, पूरा का पूरा टाउन कहीं ना कहीं बॉयड पे एज वेल एज पूरी सैरा पे एंड इवन अपने आप में भी विश्वास नहीं रख रहा था कि क्या पता हम में से कोई ऐसा निकले जो हमारी ही मौत का कारण बने। एंड सेम चीज यहाँ पे प्रोबेबली एल्जिन के साथ होने वाली है, क्योंकि देखो एल्जिन अपना मुंह तो बंद रखने से रहा, ये चीज हम जानते हैं। अपने सीजन 2 से वो अपनी सारी चीजें जूली को बताता आ रहा था। एंड क्योंकि अब अपनी सोफी भी इस पूरे टाउन में आ गई है एंड ऑब्वियसली एल्जिन के लिए वो एक नई इंट्रोडक्शन टू द टाउन रहेगी, तो जिस तरीके से उसने सीजन 2 और 3 में जूली के साथ कन्वर्सेशंस बिठाई थी, उससे पूरा इंट्रोडक्शन किया था, मे बी यहाँ पे सोफी उस पूरी चीज को रिप्लेस करे। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एल्जिन यहाँ पे सोफी को चीजें बताएगा एंड प्रोबेबली सोफी, जो कि असल में मैन इन येलो है, वो ही पूरे टाउन के लोगों को लेके चीजें सेटअप करेगी, जिसके वजह से ये लोग फर्दर डिवाइड होते जाएंगे। बट देन आता है ऐसा सीन जिसने भाई देखते ही मेरी फाड़ दी थी। मतलब सही में मुझे नहीं लग रहा था कि फ्रॉम वाले इतने भयंकर तरीके के ग्रीफ के लेवल पे जाएंगे, बट दे वेंट। अगले दिन सुबह सुबह मॉर्टल के साइन के नीचे एक बॉडी लटक रही थी, वो भी पूरे बोरे में से, एंड उसमें से खून निकल भी रहा था, जिसको देख के ऑब्वियसली सबको पहले लगा कि यार ये जिम ही है, क्योंकि जिम ही इकलौता पर्सन था जो कि पूरी रात भर गायब था। एंड इवन एज अ व्यूअर हमको भी लगता है कि यार ये तो बहुत ही गलत तरीका था जिम को मरा हुआ दिखाने का, वो भी उसकी फैमिली के सामने। बट असल में हमको और ज्यादा शॉकिंग चीज तब पता चलती है जब हमको पता चलता है कि दैट ऑल वाज अ फेक, बिकॉज व्हेन वी सी कि टैबिथा ने अपने बच्चों को बार्न में भेज दिया है जहाँ पे सारे एनिमल्स को रखा जाता था, वी रियलाइज कि असल में उस बोरे में उसी पूरे बान की एक गोट है जिसको यहाँ पे मार के रख रखा था। एंड जिम की बॉडी को वहां पे उल्टा लटका के रखा हुआ था, जिसको भाई अपने ईथन और जूली देख लेते हैं। एंड ऑब्वियसली ये काफी गहरा ट्रॉमा देने वाला है। एंड ऑब्वियसली इसके बाद लोगों को पता चलता है कि जिम असल में मारा जा चुका है, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी शॉकिंग फॉर ऑल द पीपल, जिसमें इवन टैबिथा भी काफी ज्यादा कह सकते हैं कि ग्रीफ में चली गई थी। क्योंकि हम इवन इसके आगे भी देखते हैं कि कैसे जो बगल में अपने जो मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने लिख रखा था नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, उसको मिटाने की कोशिश कर रही थी। बट इससे पहले हम थोड़े टैबिथा पे आए, मैं इस पूरे एंगल को डिस्कस करना चाहता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा था। अब देखो, सीजन 3 के एंड से ही ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट का मीनिंग एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि देखो कहीं
ना कहीं हम जान ही रहे थे कि तुम जितना ज़्यादा इस पूरे टाउन के क्वेश्चंस को पता लगाना शुरू करोगे, ये टाउन उतना ही तुमको परेशान करेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट जूलीज ब्रदर सेड इन द सीजन 1। एंड बॉयड यहाँ पे सेम चीज़ कहता भी है कि जितना तुम टाउन को यहाँ पे पुश करोगे, वो उतनी ही ज़्यादा एफर्ट से पुश बैक हमको करेगा। एंड यहीं पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि आखिर अपनी रात में इस पूरे कांड को किया किसने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ के मॉन्स्टर्स तो देखो समझदार हैं। ये हमने चीज़ देख रखी है, ये हमने सीजन 3 के शुरुआती एपिसोड में ही देखा था, जब उन्होंने बॉयड को जिंदा छोड़ दिया था एंड केनी की माँ को मार दिया था ताकि बॉयड पूरे ग्रीफ में रहे। एंड सेम चीज़ हमारे यहाँ पे भी दिमाग में आती है कि भाई इतने रातों रात में कोई जगह नहीं, वैसे तो ये लोग खिड़की से झांकते रहते हैं, कि अचानक से ही यहाँ पे बॉडी किसने टांग दी। तो पहला डाउट तो ऑब्वियसली अपने मॉन्स्टर्स पे ही जाता है कि वो लोग शांति से काम करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। बट सेकंड डाउट ऑब्वियसली सोफी पे जाता है, क्योंकि देखो हमें ऐसा दिखाया गया कि केनी की नींद अभी खुली है एंड सोफी बाहर थी, बट हु नोज कि हाउ लॉन्ग सोफी वाज आउटसाइड। क्या पता वो असल में अपने मॉन्स्टर के साथ नहीं मिलके ये सारी चीज़ें वहाँ पे ठिकाने लगा रही हूँ। एंड मे बी आगे चल के जब जूली स्टोरी वॉक करेगी, शी माइट एनकाउंटर सोफी, जो कि असल में ही इस पूरी चीज़ की पोल खोलेगा। अब ऐसी मेरी थ्योरी है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड विद दिस होल फैक्ट। बट अगेन मैं यहाँ पे ना तुमको दो इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब यहाँ पे जिम की बॉडी को ले जाया जा रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी येलो कवर में लपेटी जाती है, यानी येलो क्लोथिंग में। एंड दैट इज क्वाइट आयरॉनिकल, क्योंकि उसको उसी चीज से कवर किया जा रहा है जो कि उसके मौत का रीजन थी, यानी मेन इन येलो। बट दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमको सीजन 1 में ही फोरशैडो कर दी गई थी, दैट इज द होल टैबिथा सीन। यानी कि जब वो पहली बार अपने बेसमेंट से ऊपर चलते हुए जा रही थी एंड वो इवेंचुअली पूरे लाइट हाउस में जाती है, हम जिम को देखते हैं जो कि सेम तरीके से ऊपर लटका हुआ है जो सीजन 4 में लटका हुआ था। विच मीन्स कि मेकर ने सीजन 1 में ही हमको इनडायरेक्ट हिंट दे दिया था कि जिम बहुत जल्द मारा जाएगा, एंड वो भी इसी तरीके से। एंड सेम चीज हमको यहाँ पे देखी भी गई, विच अगेन मेक्स मी थिंक कि भाई अपने जो राइटर्स हैं उन्होंने शो लिख के रख रखा है, बट सी खिंचा हुआ इसलिए लगता है क्योंकि प्रोबेबली ये बाहर अपने वेब सीरीज की तरह नहीं बल्कि टीवी शो की तरह दिखाया जाता है, यानी सीरियल की तरह। यानी जिस तरीके से हम इंडियन में सास बहू वाला सीरियल देखते हैं, प्रोबेबली बाहर भी ये उसी तरीके से एयर होता है। एंड डेफिनेटली अगर इनको अपनी टीआरपी और इन सब ऑडियंस की इतनी ज़्यादा चिंता है तो थोड़ा बहुत तो ये शो खींचेंगे ही। एंड उसी का असर यहाँ पे हमको दिखता भी है, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में प्लॉट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बल्कि हाँ यहाँ पे कन्वर्सेशंस के थ्रू अपने कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझने में हेल्प हुई। हम यहाँ पे देखते हैं कि जिम की डेथ से काफ़ी सारे लोग शॉक हो चुके हैं। अपनी जो डोना है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, बॉयड भी है, एंड इवन उसके बच्चों की तो क्या ही कहनी, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर स्टिल इन ट्रॉमा। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना जेड है वो असल में खुद को जिम्मेदार मान रहा था इस पूरी चीज़ का, क्योंकि इवेंचुअली वो जाके बॉयड और एलिस को पूरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताता है कि कैसे सारी सारी चीज़ें हुई, यानी जो उन्होंने सीजन 3 के एंड में किया था, वायलिन बजाना, बॉटल ट्री, आंकोई के बच्चे, ये सारी चीज़ें वो बॉयड और एलिस को बहुत डिटेल में बताता है। एंड इसीलिए वो इवन ये भी बताता है कि क्योंकि इनको ये नॉलेज मिली तो इन्हें उसकी कॉस्ट चुकानी होगी, यानी सेक्रीफाइस के थ्रू। एंड अगेन इट मेक्स मी थिंक बैक टू वन थ्योरी, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि कैसे अगर टाउन के लोगों को सारी चीज़ें इवेंचुअली जाननी है तो दे हैव टू गिव सेक्रीफाइस, क्योंकि सेम चीज इवन बॉय इन वाइट ने भी तो कही थी जब अपना विक्टर उसका पेड़ काटने जा रहा था कि भाई मैं तेरे को कुछ नहीं बताने वाला, तुम लोगों को खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली अगर इनको इस पूरी चीज से बाहर निकलना है देन दे विल हैव टू गिव सैक्रिफाइसेस। एंड इवन इसके बाद कहीं हम कंटिन्यूएशन भी देखते हैं कि कैसे जो टैबिथा है वो भी जेड से लड़ रही थी, जो कि मेरे को काफी ज्यादा वियर्ड लगा, क्योंकि भाई टैबिथा के सामने इतने सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं एंड आई थिंक शी इज द ओनली वन इन दिस होल टाउन जिसके साथ इतने सारे सुपरनैचुरल एक्टिविटीज हुई। उसको पूरे आंकोई वाले बच्चे दिखे, इवन उन्होंने उससे कम्युनिकेट भी किया। शी इज द प्रीवियस रीइंकार्नेशन ऑफ मिरांडा एंड इवन शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो आउट ऑफ द टाउन अलाइव एंड इवन रिटर्न बैक। एंड स्टिल वो फिर भी इस पूरी चीज को लेके सीरियस नहीं है। आई मीन ये क्लियर है कि भाई इस पूरी चीज में शो वाले जान के इस पूरे एंगल को खींच रहे हैं, वरना एपिसोड्स कैसे लाओगे भाई। खैर इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो असल में अपना चश्मा ठीक करने ले जा रही थी एंड वहां पे उसको रास्ते में सैरा मिल गई, तो वो उसको डाइनर में लेके चली गई। ऑल्दो यहाँ पे अकोस्टा को भी हमको दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पगला चुकी है एंड उसने क्या किया वो तो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सोफी और सैरा के बीच में कन्वर्सेशन होती है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स। क्योंकि यहाँ पे हम सोफी को देखते हैं जिसको सैरा बताती है कि कैसे जो पूरे डाइनर में चीजें हैं ये उन लोगों को बिलोंग करती थी जो यहाँ पे कभी रहा करते थे। एंड सोफी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बात कहती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो सारे लोग हैं ये अभी भी जिंदा है क्योंकि उनकी चीजें यहाँ पे रखी जा रही है फॉर देयर मेमोरी। एंड सैरा ने भी कभी इस तरीके से बात नहीं सोची थी, ना हम दर्शकों ने। एंड आई थिंक यहाँ पे हमको
जो राइटर्स हैं वो कुछ हिंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो हमेशा टाउन के लोग हैं, दे आर ऑलवेज अलाइव एंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस टाउन, फिर भले ही वो अपनी चीज़ों के थ्रू हों या फिर अपने अलग तरीके से हों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरे आंकुई किड्स वाला एंगल था वो भी तो इसी तरीके से जिंदा है। उन्होंने अपनी जो होप्स थी वो ट्रीज के रूट्स में समा दी थी जिससे फार अवे ट्री बने। एंड मे बी यहाँ पे और भी चीज़ें हमको आने वाले एपिसोड में पता चलेंगी कि कैसे जो यहाँ टाउन के लोग हैं वो अपनी चीज़ों के थ्रू, यानी जो भी उनके रिमेंबर या फिर जो भी उनकी बिलोंगिंग्स हैं उसमें ट्रैप थी। क्योंकि इवन अगर तुम्हें अपने पिछले सीजन वाला एपिसोड याद होगा जिसमें अपना जो विक्टर है वो सारा के साथ टेंट के नीचे बैठ के अपने सूटकेस को दिखा रहा था कि कैसे बॉय इन वाइट ने उससे कहा टू टेक ऑल ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ द डेड पीपल एंड गैदर इट टुगेदर, यानी जो विक्टर ने सारी बिलोंगिंग्स मरे हुए लोगों की इकट्ठा कर रखी थी, कहीं ना कहीं बॉय इन वाइट ने अगर ये कहा है इट मींस कि वो जानता था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, विच ऑब्वियसली इज अ वेरी बिग हिंट कि हो सकता है कि इवेंचुअली आने वाले टाइम में हमको यहाँ पे और भी ज्यादा री इनकारनेशंस कह लो या फिर लोगों के यहाँ पे बिलोंगिंग्स का सिंबल कह लो वो देखने को मिलेगा। एंड लेट्स सी कि वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। बट खैर यहाँ पे क्योंकि हम अभी अकोस्टा की बात कर रहे थे, हम देखते हैं कि कैसे उसका जो पूरा दिमाग है वो सीजन 3 के एंडिंग से फक्ड अप हो चुका है। आई मीन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर तुम किसी बच्चे को हथौड़े से मारोगे एंड फिर उसकी आंख फोड़ दोगे जस्ट बिकॉज तुमसे ये टाउन जो है काफ़ी चीज़ें करवा रहा है, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होंगी। एंड अकोस्टा क्योंकि शी इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसने कभी भी ये जो पूरा रूट वाली चीज़ें नहीं करी थी, यानी यहाँ पे जितने भी टाउन में लोग आए हैं दे हैव ट्राइड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द होल पार्ट, जब वो पूरे रास्ते में चलते जा रहे हैं एंड देन लूप में वापस आते जा रहे हैं, ये चीज़ आई डोंट थिंक अकोस्टा ने फील करी थी क्योंकि वो डायरेक्टली रात में आके कॉलोनी हाउस चली गई थी। अपने जो बस वाले लोग थे उन्होंने भी ये पूरा पैटर्न फॉलो किया था, अपने जिम टैबिथा ने भी ये पैटर्न फॉलो किया, बस अकोस्टा ही थी। एंड इसी वजह से उसका कहीं ना कहीं ये स्टेप उठाना सेंस तो बनाता है कि हो सकता है भाई मैं तुम लोगों की बात को क्यों मानूं, मैं अपना रास्ता खुद निकालूंगी, जिसको इवेंचुअली बॉयड और बाकी सारी टीम मिलकर रोक भी लेती है क्योंकि उसमें क्रिस्टी भी बैठ गई थी बिकॉज शी न्यू कि अकोस्टा पागल हो चुकी है, जिसको लेके बॉयड भी काफी ज्यादा गुस्सा था। बट देन आती है इंटरेस्टिंग चीजें क्योंकि पैरेलली दो चीजें एक साथ चल रही थी। सबसे पहला जब ये लोग पूरे रास्ते में चल रहे थे यहाँ पे इनको अपना ईथन दिखा था क्योंकि घर में जो दोनों बच्चे हैं यानी ईथन और जूली दोनों अपने डैड को जिंदा देखना चाह रहे थे। ऐसे में हुआ ये कि जो अपना ईथन है वो आरवी में निकल गया, यानी जो उसके डैड की आरवी थी, एंड जो अपनी जूली थी वो निकल गई अपने रैंडल के साथ रूइंस में। लेकिन एक मिनट, मुझे तुम ये बताओ ये बंदा सीजन 2 से यहाँ पे पुलअप ही मार रहा है क्या? साला जब देखो सीजन 2 में पहली बार जब अपनी जूली आई थी रैंडल से मिलने तब भी पुलअप मार रहा था, सीजन 3 में इसको देखो तब भी पुलअप मार रहा है, सीजन 4 में पुलअप। आई मीन भाई बनना क्या चाह रहा है साले? खैर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब अपना रैंडल पुलअप मार रहा था वहां पे अपनी जूली आ जाती है जो उसको पूरी चीज बताती है एंड उसको प्रॉमिस करने को बोलती है कि तू मेरी हेल्प करेगा, जिसको लेके वो करता भी है क्योंकि हम देखते हैं कि जूली का प्लान एज एक्सपेक्टेड जैसी हमारी थ्योरी भी थी, वो अपने डैड को बचाने के लिए रूइंस में वापस जाती है। बट यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्लियर कर दी जाती है जो हमारा पिछले सीजन से क्वेश्चन भी था कि क्या जो तीनों के तीनों लोग केव में फंसे हुए थे दे कैन स्टोरी वॉक और नॉट? क्योंकि देखो अगर जूली स्टोरी वॉक कर पा रही है एंड वो केव में थी तो कायदे से मैरियल और रैंडल भी कर देने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो चीज क्लियर हो गई क्योंकि असल में दे कैन डू द सेम थिंग क्योंकि जब अपने रैंडल को जूली ने टेस्टिंग के लिए भेजा था रैंडल वाज नॉट एबल टू डू स्टोरी वॉक। अब यहाँ पे देखो मेरे दो इंटरप्रिटेशंस है। पहला तो ऑब्वियसली ये है कि रैंडल इज नॉट स्पेशल बट हमारी जूली स्पेशल है जो स्टोरी वॉक कर सकती है। बट दूसरा जो कि मैं कम पॉसिबिलिटी मानता हूँ बट कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि मे बी ये भी कहीं ना कहीं पूरे टाउन का ही प्लान होगा, यानी जो इस पूरे टाउन में चीजें होती हैं कि ये जो पूरे टाउन है ये अपने अकॉर्डिंगली लोगों को स्टोरी वॉक करवा रहा है। अब आई नो ये काफी ज्यादा इंसेन साउंड कर रहा है बट तुम खुद सोच के देखो यहाँ पे कोई भी चीज बहुत प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। हो सकता है यहाँ पे जो भी टाउन या इसके पीछे इविल एंटिटी है उसने जान के अभी रैंडल को स्टोरी वॉकिंग के लिए नहीं भेजा क्योंकि वो चाहता था कि जूली को लगे दैट शी इज समवन स्पेशल, एंड हो सकता है आगे चल के रैंडल को ही वो इविल एंटिटी यूज करे अपने पूरे बुरे काम करने के लिए अपने अकॉर्डिंग। सो यप आई नो दिस वन इज इनसेन बट लेट्स सी आगे क्या होता है। बट ईदर वेज कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, हम देखते हैं कि जो अपनी जूली है वो सक्सेसफुली स्टोरी वॉक कर चुकी है बट टू दैट पॉइंट ऑफ सीजन 2 जहां पे अपना जो पूरे स्माइली की बॉडी थी उसको जला दी गई थी एंड देन उसके बाद अपने डोना को अपने रैंडल ने बंदी बना दिया था एंड इवेंचुअली इन्हें आरवी में रात गुजारनी पड़ी थी। ये जो पूरी चीज है ये सीजन 2 का ही पार्ट था एंड करेंटली जो अपनी जूली है वो उसी पूरे मोमेंट पे स्टोरी वॉक करती है क्योंकि हम देखते हैं कि फिलहाल ये लोग उस स्टेज पे हैं जब ये लोग पूरे गाड़ी के शीशे टूटने की वजह से अपनी गाड़ी में भाग रहे थे एंड रैंडल वहां से बच के सीधा पूरे फॉरेस्ट में जा रहा था क्योंकि उस टाइम पे ही इसके अंदर सारे कीड़े घुस गए थे। आई मीन थोड़ा याद करने का ट्राई करो और अगर याद नहीं आ रहा तो रिकैप देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा।
खैर, यहाँ पे जो जूली है वो अपने डैड को चिल्लाने की कोशिश करती है, बट जल्द ही उसके ऊपर मेरे ख्याल से ये जो काम वाली दीदी हैं, जो कि असल में मॉन्स्टर हैं, वो बैठ जाती हैं एंड वो उसका मुंह बंद करने लगती है। अब यहाँ पे ना मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डाउट आता है कि तुम स्टोरी को तो चेंज नहीं कर सकते, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि ये चीज़ हमको कई बार बोल दी गई है। बट क्या यहाँ पे जो जूली है वो मारी जा सकती है? क्योंकि ये जो पूरे मॉन्स्टर थे, दे वर डिलिबरेटली ट्राइंग टू किल जूली, क्योंकि वो जानते थे कि मे बी अगर जूली मर भी गई तो भी स्टोरी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज शी ऑब्वियसली कांट चेंज एनीथिंग। तो अगर वो मर भी जाती है तब भी चीज़ें वैसे ही चलेंगी, एंड अगर जिंदा भी रही तो भी चीज़ें वैसे ही चलने वाली है, बिकॉज स्टोरी कांट बी चेंज्ड। सो यप, आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज्ड आफ्टर सीइंग दिस होल थिंग कि भाई जो चीज़ अपनी जूली वहाँ पे फेस कर रही है वो रियल लाइफ में भी कर रही थी। एंड क्योंकि इवन जो हमने जिम वाले मोमेंट पे जूली देखी थी जो फ्यूचर से आई थी, उसके भी गाल पे निशान लगे हुए थे, विच शोज कि कहीं ना कहीं वो भी मॉन्स्टर से ही फाइट बैक करके आ रही हो। सो यप, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुमको क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जूली जो है वो इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करने ही वाली है आने वाले एपिसोड्स में। बट इधर वेज यहाँ पे हम रैंडल को देखते हैं जो अपने समझदारी के चलते जूली को बचा लेता है, एंड देन जूली बैक टू नॉर्मल हो जाती है, वरना वो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से मारी जाती। बट देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन ऑफ दिस होल एपिसोड, जो कि इवन हर एपिसोड के एंड में ये लोग करते हैं कि अपना जो ईथन है वो असल में आरवी में जाता है एंड अपने डैड वाले रेडियो को अपने पास रख लेता है, सो दैट मे बी ही कैन कनेक्ट टू थॉमस। क्योंकि अगर तुम्हें जरा सा भी सीजन 3 एपिसोड 9 याद हो तो उसमें जब ये लोग फातिमा को ढूंढ रहे थे तब अपना जिम और जो ईथन था वो इसी पूरी आरवी में उसको ढूंढते हुए आए थे, एंड दिस वॉज द फाइनल मोमेंट। मेरे ख्याल से एक प्रॉपर पेरेंटल लव वाला मोमेंट हमको दिखा होगा, क्योंकि इसके बाद तो जिम मारा गया एंड इससे पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से इनके बीच में कनेक्शन देखा नहीं था। सो या आई गेस यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अपना ईथन है वो इसी वजह से आया था, ताकि वो अपने जो रेडियो है उसकी मदद से थॉमस से कांटेक्ट करे एंड मे बी अपने डैड को बचाने का तरीका पूछे, क्योंकि एट द एंड है तो बच्चा ही, तो बच्चे वाले सोल्यूशन ही सोचेगा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जैसे ही वो बाहर निकलता है यहाँ पे जिम बैठा हुआ था, एंड जिम बैठा भी इस तरीके से था कि ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ईथन देयर, बल्कि वो किसी और चीज़ का ही यहाँ पे इंतजार कर रहा था। अब देखो, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो पूरी चीज़ है ये हेल्यूसिनेशन भी हो सकती है अपने ईथन की, बट आई डोंट थिंक ये हेल्यूसिनेशन है, क्योंकि पहली बात यहाँ पे जो सेम चीज़ थी अपने सोफ़ी वाली वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि याद करो, सोफ़ी ने भी तो यही कहा था, यहाँ पे सारे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं अपने बिलोंगिंग्स के थ्रू, क्योंकि हम उनको याद कर पाते हैं। एंड यहाँ पे जो ईथन ने रेडियो पकड़ा है ये जिम का था, एंड क्योंकि जिम यहाँ पे मारा भी गया था इसी एग्जैक्ट स्पॉट पे, क्योंकि हम पीछे उसका खून भी अभी तक लगे हुए देख सकते हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जिम की जो प्रेजेंस है वो उसके आरवी के अराउंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, एंड इसी वजह से वो यहाँ पे बैठा भी था। बट अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कि वो आखिर बैठा क्यों था एंड वो बार बार पीछे मुड़ के किसको देख रहा था। तो देखो, यहाँ पे हम ईथन को देखते हैं जो अपने डैड से मिल के काफ़ी ज़्यादा खुश था, एंड यहाँ पे उसका डैड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताता है कि याद कर ईथन, जो तूने पूरे लेक ऑफ टीयर्स के बारे में कहा था, तेरे को वही लेक ऑफ टीयर्स ढूंढनी है जो कि इस पूरे टाउन में प्रेजेंट है। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सीजन 3 में अपने विक्टर ने भी सेम चीज़ टैबिथा से कही थी, द आंसर्स टू द एंड आर इन द बिगिनिंग। एंड अपने सीजन 1 के एपिसोड 1 के बिगिनिंग में ही हमको लेक ऑफ टीयर्स का ही जिक्र मिला था, जब जूली और जो ईथन थे वो दोनों एक फेरी टेल के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे अगर जस्ट इन केस तुम भूल गए हो मैं थोड़ा सा तुमको याद दिला देता हूँ। बेसिकली ये दोनों जो भाई बहन है ये कहानी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एक नॉर्मन नाम का आदमी, आई थिंक नॉर्मन ही था, मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना अगर मैं गलत हूँ, बट हाँ ईदर वेज जो भी आदमी था उसको एक काफी मिस्टीरियस प्लेस में फंसा लिया गया था, एंड वहाँ पे मॉन्स्टर्स उसको हंट कर रहे थे, जहाँ पे उसका सोल्यूशन ही लेक ऑफ टीयर्स थी। सो या बेसिकली हो सकता है कि अपने टाउन के लिए पूरा एस्केप रूट ही लेक ऑफ टीयर्स हो, लेकिन यहाँ पे आता है पूरा मकड़ी वाला एंगल, क्योंकि अगर तुम्हें ड्राइंग्स भी याद हो तो एक जो पूरी लेक थी उसके ऊपर मकड़ी बनाई गई थी, एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि जब अपने बॉयड और ये सारा पूरे फॉरेस्ट में गए थे वहाँ पे भी इनको पूरे मकड़ी के जाले काफ़ी सारे मिले थे, एंड सेम चीज़ इवन हमसे मल्टीपल बार कही गई है कि इस पूरे टाउन से बियॉन्ड भी भयानक मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो ये डेफिनेटली लेक ऑफ टीयर्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, एंड मे बी अपनी जहाँ पे जूली एक तरफ अपने डैड को बचाने का ट्राई करेगी, ईथन अपने लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढेगा, मे बी बाय द हेल्प ऑफ विक्टर या फिर जेड या फिर इवन बॉय इन वाइट, जो कि काफ़ी टाइम से हमको दिखा नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे दो चीज़ें और ध्यान देने वाली थी, हमने पहली बार किसी भी जिंदा कैरेक्टर को मरे हुए कैरेक्टर से फिजिकली इंटरेक्ट करते हुए देखा था,
क्योंकि देखो मरे हुए कैरेक्टर कई बार लौटे हैं, अपने फादर खत्री भी लौटे हैं एंड इवन अपना टॉम द बारटेंडर भी कई बार लौटा है। बट जिनसे भी ये लोग बात करते थे वो लोग इनसे फिजिकली टच या फिर इंटरेक्ट नहीं करते थे, वो बस डायरेक्ट कन्वर्सेशन करने आते थे रैंडम मोमेंट्स पे, वो भी उनके कह लो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने। बट यहाँ पे चीज़ थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा जिम यहाँ पे ईथन का इंतजार नहीं कर रहा था, इट वॉज समथिंग एल्स, क्योंकि वो इवन बार बार पीछे मुड़ के भी देख रहा था जैसे कोई उसको बुला रहा हो। एंड यहीं से पूरी स्टोरी कनेक्ट होती है विद द स्टोरी जो अपने ईथन और अपनी जूली के बीच में डिस्कस हो रही थी, क्योंकि उसी पूरी स्टोरी में जब अपना जो नॉर्मन या फिर जो भी आदमी था वो लेक ऑफ टीयर्स के पास पहुंचता है, वहां पे उसको काफी सारी फेरीज मिलती हैं। सो व्हाट इफ कि असल में जो भी यहाँ पे लेक ऑफ टीयर्स है वहां पे इनको फेरीज मिले एंड मे बी जितने भी लोग यहाँ पे मरते होंगे उनकी जितने भी होप्स या फिर उम्मीद जिनकी वजह से वो जिंदा है, जैसे अपना जिम था, तो उनको फेरीज गाइड करती होंगी टुवर्ड्स लेक ऑफ टीयर्स, ताकि वो लोग इवेंचुअली यहाँ से बाहर निकल सके या फिर वो और लोगों को गाइड करें जो कि इस पूरे टाउन को फ्री करने में रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे टैबिथा, जेड या फिर इवन हो सकता है विक्टर या ईथन या जूली, यानी जो भी लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से कनेक्टेड हो। एंड इसी के साथ साथ फर्दर यहाँ पे ईथन अपने डैड के साथ फिजिकली इंटरेक्ट भी करता है, उसको टच भी करता है, विच वॉज अगेन समथिंग वेरी वियर्ड फॉर द पर्पस ऑफ हेल्यूसिनेशन। एंड थर्ड यहाँ पे जो अपना जिम है वो ईथन को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके जाता है जो कि कभी भी हेल्यूसिनेशंस नहीं करते थे। अपना जो फादर खत्री था वो काइंड ऑफ बॉयड की ही इनर वॉइस थी जो उसे समझा रही होती थी कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। सेम चीज यहाँ पे अपने जेड और जो टॉम द बारटेंडर है उसके साथ थी। एंड यहाँ पे अपना जो जिम और ईथन वाला एंगल है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। तो हाँ, ये वाला एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ हमको काफ़ी सारी कन्वर्सेशंस और कैरेक्टर के पर्सनल ग्रीफ के थ्रू ले जाया गया, दूसरी तरफ धीमे धीमे चीज़ें काफ़ी सारी सेटअप करी गई एंड यहाँ से मिस्ट्री और ज़रा डीप होती जा रही है, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ अभी आने वाले टाइम में हम ऑब्वियसली पूरे टाउन में केओस देखेंगे बिकॉज दे विल स्टार्ट टू डिवाइड एंड फाइट एंड टीयर देमसेल्फ अपार्ट। वहीं दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो इन सब लोगों को यूनाइट करने का ट्राई करेंगे। जूली एक तरफ अपने डैड को बचाने का ट्राई करेगी एंड स्टोरी को और एक्सप्लोर करने का ट्राई करेगी। ईथन प्रोबेबली अपने डैड के घोस्ट के थ्रू और चीज़ों को ढूंढेगा, लेक ऑफ टीयर्स का पता लगाएगा। एंड भाई जेड तो अपना काफ़ी ज़्यादा क्लोज है पूरी मिस्ट्री सॉल्व करने के, क्योंकि उसने लिटरली एक टाइमलाइन ही बना दी है जहाँ पे हाँ आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है तुम्हें लगे ये जो पूरी टाइमलाइन है ये हमको चीज़ें सॉल्व करने में हेल्प करेगी, बट ट्रस्ट मी अगर तुम इसको फ्रेम बाय फ्रेम भी रीड करोगे तो इट ऑब्वियसली शोज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। यानी कहीं पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो इसी वजह से ये चीज़ क्रिएट हुई एंड इस टाइमलाइन में यहाँ पे ये आया देन ये आया, तो ये चीज़ हमको स्टोरी का हिंट देती है। बट इसमें भी अभी पजल पीसेस मिसिंग है जो कि आने वाले टाइम में जब जुड़ेंगे तब इसको आराम से समझाया जाएगा। सो यही था इस पूरे एपिसोड को लेके ब्रेक डाउन, इसकी थ्योरीज एंड जितने भी इसमें मेजर कॉल बैक्स पिछले एपिसोड्स को लेके थे। एंड आई होप अगर तुमको पसंद आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तुम जरूर करके जाओगे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली यू हैव टू डू, वरना मैन इन येलो तुमको आगे मार देगा। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में अपनी थ्योरीज, अपने थॉट्स और चीज़ें जो मैंने मिस कर दी है मेरे को ज़रूर बताना। बाकी भाई सपोर्ट दिखाओ फटाफट बिकॉज यू आर वॉचिंग द DS कट।